नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें पहली खबर आपको कोलकाता से बताएंगे, जहां महिला डॉक्टर से रेप मर्डर से जुड़ी खबर है। दूसरी खबर सीएम अरविंद केजरीवाल की खत्म नहीं हो रही मुसीबत को लेकर होगी। तो तीसरी खबर एनसीपी नेता अजित पवार की गलती स्वीकारने को लेकर है। चौथी खबर आपको ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बताएंगे, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर खबर जुड़ी है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर रहेगी। तो ये 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की हैं, जो आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली खबर कोलकाता रेप मर्डर केस की, दूसरी खबर केजरीवाल को नहीं राहत, तो तीसरी खबर अजीत ने गलती स्वीकार की है। चौथी खबर बताएंगे ज्ञानवापी पर सुनवाई लगातार जारी है, और पांचवी और आखिरी खबर जहां जम्मू कश्मीर में आतंक पर वार किया गया है। और अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर की निष्पक्ष जांच की मांग पर देश भर में जारी डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था। हाईकोर्ट ने मामले में फटकार लगाते हुए कहा कि घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पूरे आसार है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। ऐसे दुर्लभ मामलों में निष्पक्ष और सही जांच के लिए केस सीबीआई को सौंपना जरूरी है। और कोर्ट ने पुलिस से कहा कि सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए जाएं। वहीं कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर से रेप हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शनों का दौर भी लगातार जारी है। और ये सिर्फ कोलकाता में प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, देश भर में डॉक्टर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी प्रवक्ता एहतेशाम उलहक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। लगातार आपसे चर्चा होती आई है, और आज फिर ये मुद्दा है, जहां जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, तो उसकी हत्या कर दी गई। अब देश भर में आक्रोश है, मामला भी सीबीआई को सौंप दिया जा रहा है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, यह जो घटना है, ये बहुत मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। जो घटना हुई है 3 दिन पहले, हमारी पार्टी, हमारी ओर से, हमारे प्रशासन की ओर से, हमारी पुलिस की ओर से समझिए कि बहुत जबरदस्त तरीके से समझिए। जिस दिन जो वाकया हुआ उसी दिन हमारी पुलिस वहां पर जाके कमिश्नर गई। उसके बाद में हमारे रियासत के वजीराला वहां जाकर के हालात का समझ में किया, पूरा प्रोजेक्ट लिया। उसके बाद में विक्टिम जो हमारी बहन जो डॉक्टर नहीं रही इस दुनिया में, जिसके साथ में इतना बड़ा वाकया हुआ, उनको जो रेप किया, तो समझ लिए उनकी माता पिता से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने बात की, और उन्होंने आश्वासन दिलाया ममता बनर्जी ने कि आपको जिस तरह का भी समझ लिए कि मांग अगर होगा, जिस तरह का भी मतलब इन्वेस्टिगेशन में सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो हमारी सरकार समझ लिए समय खड़े रहेगी। और पुलिस को आदेश दिया कि अगर इतवार तक, अगर रविवार 3-4 दिन के अंदर अगर आप नाकाम हो जाते हैं, तो हम सीबीआई को इस मामला को हम सौंप देंगे। तो गुज़श्ता कल समझ लीजिए कि ये मामला को सीबीआई के द्वारा सौंपा गया है। और हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो भी दोषी होगा इसमें उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और हम समझते हैं, देखिए, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहना है कि मैं फांसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इस मामले को फास्ट ट्रैक में लाया जाए, और उसके बाद में इसको सजा दे करके सजाए मौत भी दी जाए, तो मुझे मतलब ये नहीं होगी, कमी नहीं होगी, गम नहीं होगा कि ऐसे जो केस करते हैं, ऐसे मुलजिम को फांसी भी दी जाए, तो मतलब ये की बात नहीं है, अफसोस की बात नहीं है। हम समझते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से भी मतलब ये एक्सटेंड आया है कि ऐसे लोगों को, ऐसे जो विक्टिम होते हैं, ऐसे जो काम करते हैं, उसको समझ लिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ले आ करके, ताकि बहुत जल्दी 7-10 दिन के अंदर में इसको सजाए मौत दी जाए, फांसी दे दी जाए। तो बिल्कुल एहतेशाम जी, और देश भर के डॉक्टर भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर पेश की जाए। लेकिन सवाल यह है कि तमाम तरीके से आपने जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अगर पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रहेगी तो सीबीआई को मामला सौंपा जाएगा। वो जांच शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ममता राज में क्या हो रहा है। कई सवाल विपक्ष के रूप में वो भी सवाल यहाँ पे प्रदेश में खड़े कर रहे हैं। देखिए, विपक्षों का काम है किसी तरह का कोई इशू मिल कर उसको मतलब सामने लाना, तो ये विपक्षों का काम है। देखिए, एक तो घटना घटी है, हम लोग बड़ी इसकी निंदा करते हैं, कड़ी मजम्मत करते हैं, लेकिन विपक्षी का काम है उस तरह का करना।
हम लोग हर समझ लिए कि कोशिश करेंगे कि हम मतलब जांच के साथ रहे। हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारी प्रशासन, हमारी पुलिस जो है मतलब सहयोग हर तरह का, ताकि और भी जो इसमें दोषी हो और भी इसमें कोई भी अगर मबलूस होगा तो समझ लिए उसको भी सामने लाया जाए और उसके लिए भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। जो भी इसमें इस केस में जो भी सामने आएगा और दोषी, उसको कड़ी से कड़ी सजा हमारी पार्टी की ओर से रहेगी। विपक्षी का काम है, विपक्षी का समझ लिए कि काम कर सकता है, उनको हक है बात का रखने का, अपोजिशन उनकी पार्टियों को, लेकिन मतलब हमारी पार्टी इससे बिल्कुल एहतेशाम जी, देखिए समय हमारे पास कम है, लेकिन जो डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं, जिनकी उम्मीदें हैं, मुझे लगता है आपकी बात को बड़ी गंभीरता से जो खबर जाएगी सुनेंगे और आप जो आश्वासन दे रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल होना भी चाहिए और डॉक्टर्स के हित की रक्षा में ये कदम उठाया जाना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया एहतेशाम जी आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अभी अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत में केजरीवाल के पक्ष में सिसोदिया वाली दलील दी गई जो नहीं चल सकी। 23 अगस्त को असली सुनवाई होगी और ये मामला सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ा है। 26 जून को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल को अरेस्ट किया था। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल अब स्वतंत्रता दिवस पर जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि उनके पक्ष में 3 बार जमानत के आदेश दिए जा चुके हैं। पीएमएलए ने मई में अंतरिम आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद पीएमएलए से जून में नियमित जमानत मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हालांकि इस दलील के बाद भी कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तनु, लगातार अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, जिस तरीके से सीबीआई का मामला लगातार चला आ रहा है, फिलहाल क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ मुसीबतें बढ़ी हैं और आगे क्या तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला जब सामने आया और ईडी ने केजरीवाल को राहत मिल गई, लेकिन सीबीआई केस में अभी भी उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज देखिए, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने सुनवाई की है और उस सुनवाई के दौरान देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी गई। एक बार फिर से कोर्ट में इंश्योरेंस अरेस्ट वर्ड जो है वो यूज किया गया और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये भी कहा गया कि हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें जमानत चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी हम अप्लाई कर चुके हैं, हाईकोर्ट ने भी देखिए खारिज कर दिया था और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं। लेकिन हर बार एक उम्मीद आम आदमी पार्टी की तरफ से जगाई जाती है और हर बार केजरीवाल का जो ये पूरा मामला होता है इसमें निराशा ही हाथ लगती है। तो आज जिस तरीके से दलीलें दी गई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से और फिर सूर्यकांत जस्टिस ने भी ये बात कही कि हम 23 अगस्त तक आपको सीबीआई को हम नोटिस जारी कर रहे हैं और अगली सुनवाई जो होगी वो 23 अगस्त की होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन उसका आज बड़ा कड़ा रुख देखने को मिला। सब एक बहुत टाइट लहजे में आज जो जस्टिस है उन्होंने ये बात कही और उन्होंने ये बात जब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बात कही कि हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, तो फिर से जस्टिस ने ये रिपीट की कि आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अभी भी हम केजरीवाल को उतनी सुविधा नहीं दे सकते हैं जितनी आप हमेशा से मांगते आए। आप हमेशा स्वास्थ्य का हवाला देते हैं, लेकिन हम इस पर गौर कर रहे हैं और हम सीबीआई को नोटिस जारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष भी लगातार यानी भारतीय जनता पार्टी भी सियासी रूप से अब तमाम सवाल खड़े कर रही है और लगातार इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर देखना है महत्वपूर्ण होगा आगे क्या कुछ रहेगा, क्या आगे मुसीबतें कम होंगी या फिर क्या कुछ मामला आगे जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद और इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार के सुर बदले नजर आ रहे हैं। पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रीमो सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती थी। पवार ने 13 अगस्त को कहा, मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, राजनीति को घर में घुसने नहीं देना चाहिए। बहन के खिलाफ सुनेत्रा को चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड का था। अब मुझे लगता है कि यह गलत फैसला है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप रणपिसे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, अजित पवार के सुर बदले बदले नजर आए हैं। पत्नी को चचेरी बहन के सामने चुनाव लड़ाने के फैसले को गलत बताया है और तमाम तरीके से अब वो बातें कह रहे हैं। क्या कुछ आगे सियासत गरमा सकती है और क्या कुछ बयान के मायने देखे जा रहे हैं?
बिल्कुल जी, अजीत पवार ने जो अपने बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी को चचेरी बहन के सामने लड़ाया था। लोकसभा चुनाव में उसने लड़ाया था। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव मिली हार के बाद इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के सुर बदले नजर आ रहे हैं। पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती की मैंने। पवार ने 13 अगस्त को ये कहा था और एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि अजीत पवार ने पूछा गया क्या बारामती में आपकी कोई प्यारी बहन है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राजनीति की जगह राजनीति है, लेकिन ये सभी मेरी प्यारी बहनें हैं। राजनीति कोई घरों में चलती नहीं है, लेकिन राजनीति घर में नहीं आनी चाहिए। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे एक गलती हो गई है, ऐसा अजीत पवार के मुंह से आ रहा है कि मैंने सुनेत्रा पवार को अपनी बहन के खिलाफ खड़ा किया है। और इसी चलते है उसकी जो गठबंधन में है जो खलबली मची है, और इसके चलते ही अजीत पवार के कई गुट के विधायक भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी फाइलियां है जिस पर मुख्यमंत्री ने साइन नहीं की है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो उनकी फाइलें ऐसी ही लटकी पड़ी है। इस वजह से भी अजीत पवार के गुट के जो विधायक है वो भी उनसे नाराज है। आगे अभी देखना पड़ेगा कि अगले चुनाव में अजीत पवार को महागठबंधन में किस तरह से सीटें दी जाती है, उनकी लड़ाई किससे होगी ये देखना है। बिल्कुल संदीप, देखिए यहाँ पर सुर तो उनके बदले नजर आए हैं और ये सिर्फ अभी का वाकया नहीं है। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आए और जब कैबिनेट में दर्जा देने की बात हुई, उसको लेकर भी नाराजगी अजीत पवार की दिखाई दी थी। तब भी कयास लगाए गए थे कि विधानसभा चुनाव के पहले कुछ घटनाक्रम हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ अपना रुख बदल सकते हैं अजीत पवार। खैर, देखना महत्वपूर्ण होगा, समय बताएगा क्या कुछ आगे की तस्वीर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय मस्जिद के वजूखाना की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जांच की मांग करने वाली याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद समिति की प्रतिक्रिया पर सुनवाई करेगा। पिछले महीने अदालत ने समिति को वाराणसी अदालत द्वारा ASI को वजूखाना का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार करने के खिलाफ जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 1 महीने का समय दिया था और ये सुनवाई चल रही श्रृंगार गौरी पूजा मुकदमे के हिस्से के रूप में आती है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के समक्ष लंबित उस सिविल मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की गई थी जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि वाराणसी कोर्ट के समक्ष 1991 में दायर मुकदमा चलने योग्य है और धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित नहीं है। तो वजूखाने के सर्वेक्षण पर सवाल खड़े हुए हैं। मस्जिद पक्ष की प्रतिक्रिया पर सुनवाई हुई है और ज्ञानवापी के वजूखाने पर सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। वाराणसी से हमारी सहयोगी अंतिमा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अंतिमा, लगातार वाराणसी का ज्ञानवापी का ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है, सुनवाई दर सुनवाई हो रही है। फिलहाल जो वजूखाने के सर्वेक्षण पर सवाल खड़े हुए हैं या फिर मस्जिद पक्ष की प्रतिक्रिया पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ अभी तक कहा गया है और क्या तस्वीर अब आगे इसके जरिए आगे नजर आ सकती है? जी आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी में जो वजूखाने को लेकर के उसको सुनवाई जो है कि आज होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार हिंदू पक्ष में सुनवाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार ये भी हिंदू पक्ष में सुनवाई को लेकर के आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष लगातार नाराजगी दिखाई दे रहा है, नाराजगी जाहिर करते हुए अपना बैकवेट दाखिल करना और विरोध दाखिल लगातार कर रहे हैं। मगर अब ये देखना है कि कितना इसका आखिरी परिणाम क्या निकल कर आता है। बहरहाल बनारस में इस तरह का माहौल, अभी सावन का समय भी चल रहा है, तो इसलिए सुरक्षा को भी देखा जाए तो काफी पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि काशी विश्वनाथ और ये जो ज्ञानवापी का मामला है वो काफी समय से चला आ रहा है। अभी तक इसका पूरी तरीके से निर्णय नहीं हो पाएगा। उम्मीद है कि अब इसका जो है कि फाइनल निर्णय हो सकता है। जी
हाँ बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई कब रखी गई है, अंतिमा कितने समय सुनवाई शुरू होगी, और साथ ही जो सवाल खड़े किए गए हैं, क्या कुछ मस्जिद पक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए जिसको लेकर सर्वे में सवाल है, कई तरह की बातें कही गई है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। जी अंतिमा, जिस तरीके से तमाम सर्वेक्षण को लेकर सवाल मस्जिद पक्ष ने खड़े किए हैं, क्या कुछ सवाल खड़े किए गए? ये आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं उनके तरफ से कि ये मस्जिद है, ये मंदिर नहीं है, और साथ ही जो शिवलिंग है, जो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये शिवलिंग है, तो उनके तरफ से कहा गया कि ये फव्वारा है, और 1991 एक्ट के तहत इसका वो विरोध जता रहे हैं कि उसके एक्ट के तहत ये विरोध कर रहे हैं। और साथ ही जो साक्ष्य वगैरह मिले हैं, तो हिंदू पक्ष का कहना है, ये दावा है कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का जो है कि मंदिर रहा है वो है, उसी को लेकर लड़ाई चल रही है। तो इसको लेकर के लगातार मुस्लिम पक्ष अपना विरोध जता रहा है, और इसी को लेकर के जो है कि याचिका दायर की जा रही है, और श्रृंगार गौरी केस इसी से जुड़ा हुआ है। तो तमाम सारी चीजों को लेकर के हिंदू पक्ष अपना याचिका दाखिल कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष से नाराज होकर के विरोध दाखिल कर रहा है। जी निश्चित तौर पर देखिए तमाम बिंदु हैं, लेकिन सभी की निगाहें होंगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंतिमा, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे पांचवी और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आर्मी कैप्टन शहीद हो गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनकाउंटर में 4 आतंकियों की भी मारे जाने की खबर है। सेना ने बताया कि शहीद कैप्टन दीपक 48 राष्ट्रीय राइफल से हैं। वे डोडा में असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। बुधवार सुबह गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सेना के मुताबिक असार फॉरेस्ट एरिया में अभी भी एनकाउंटर जारी है। आतंकी जंगल में एक नदी के पास छिपकर फायरिंग कर रहे हैं और सुबह से एनकाउंटर के दौरान भाग गए थे, और वहां से M4 राइफल और 3 बैग में कुछ विस्फोटक भी पाया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज राशिद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है, जो जिस तरीके से मुठभेड़ हुई और उसके बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि पत्नीटाप झड़प एक मिलिटेंट जख्मी M4 राइफल बरामद, ऑपरेशन जारी। पुलिस का कहना है कि पत्नीटाप के इकार जंगलात में तसादुम आरआई में एक मिलिटेंट जख्मी हो गया। झड़प के मुकाम पर MP राइफल बरामद कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस के मुताबिक जंगल में जारी झड़प में एक जंगजू जख्मी हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने कहा कि इलाके में खून के कुछ डब्बे मिलने के बाद, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर बिल्कुल एजाज, देखिए मामले पर आप नजर बना के रखिए, जो भी आगे अपडेट होगी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।